बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा पागल था। उसकी शादी मैंने एक गरीब घर की लड़की से करवा दी, जो यतीम भी थी। मैं उस लड़की का बहुत ख्याल रखती और मोहब्बत से रखती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पागल बेटा रात भर उसे तकलीफ देता है। मगर वो इतनी साबिर लड़की थी कि उफ तक न करती। अब वो हमला हो गई थी। मैं उसे दरवाजा बंद करके अपने साथ सुलाने लगी। एक रात आंख खुली तो मुझे बहू कहीं नजर न आई। मैं भागती हुई बेटे के कमरे में गई तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये कदम मैंने बड़ी मजबूरी में उठाया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, मगर मेरी बड़ी बहू ने तो मुझे एक ऐसी बात बता दी कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वो अपनी सुर्ख नजरों से मुझे देख रही थी और बोली, आज आ जाए मेरा शौहर। मैंने दानियाल से कहना है कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहां आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, क्या हो गया सलमा? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। वो कहने लगी, पूछे मेरी 4 साल की बेटी से, इसका पागल चाचू इसे क्या कह रहा था। नन्ही नाजिश ने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं उससे बोली, खुदा के वास्ते सलमा, ये घर छोड़कर मत जाना। मैं विक्की के लिए कोई इंतजाम कर लूंगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर मत करो। वो तो पहले ही होशो हवास से बेगाना है, और अगर अब तुम दानियाल को लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। देखो सलमा, तुम्हारे घर भी औलाद मुतवक्के है। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हारे घर विक्की जैसा बच्चा पैदा हो। तुम कभी इस अजियत से ना गुजरो जिसे मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर सलमा डर गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी मौका दे देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी में कीजिएगा, नहीं तो मैं ये घर सच में छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। अब मैंने ये सोचना था कि विक्की वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और इस सारे मसले का हल फकत ये ही निकला था कि मुझे विक्की की शादी कर देना चाहिए। मगर मैं उसके लिए बीवी कहां से ढूंढ कर लाती? एक दीवाने लड़के को अपनी बेटी कौन देता भला? सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सलमा मुंह फुलाए बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है सलमा, क्या हुआ है? वो बोली, आपने विक्की का क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? सलमा कहने लगी, बेहतर तो यही है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची है, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में एक पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम फिक्र न करो, मैंने विक्की का सोच लिया है। मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं भेजूंगी। अगर विक्की के ठीक होने के चांसेस होते तो मैं ये कड़वा घूंट भर लेती, मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी ये बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। तो फिर मैं अपनी कोख से जने बच्चे को खुद से कैसे दूर भेज दूं? मैं अपने विक्की की शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ताली पीट कर हंसने लगी थी। वो बोली, लो कर लो बात, एक पागल से कौन करेगा शादी? मुझे उसका हित्तकामीज लहजा पसंद नहीं आया था। मैं बोली, मेरा शौहर करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है अपने बच्चों के लिए। अगर विक्की से कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए बीवी खरीद कर ले आऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खामोश हो गई थी। मैं सब कुछ समझती थी कि सलमा ये सब क्यों कर रही है। वो फकत ये चाहती थी कि विक्की को जल्द से जल्द रास्ते से हटाकर वो सारी जायदाद अपने शौहर के नाम करवा ले, और फिर सारी जायदाद बेचकर वो ये वतन छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाए। वो जब से मेरे घर में ब्याह कराई थी उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि दानियाल, हम दुबई शिफ्ट हो जाते, लेकिन वो मानता नहीं था। एक तो विक्की बीमार था और दूसरा मैं भी थी। अब वो सारी जायदाद बेचकर जा तो नहीं सकता था। दोनों भाई बराबर की जायदाद के शरीक थे। सलमा चाहती थी कि विक्की पागल खाने चला जाए और फिर सब कुछ उसके मियाँ के हाथ लग जाए। खैर, अब मैंने भी ये सोच लिया था कि मैं किसी तौर भी सलमा को उसके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने सोचा था कि विक्की की शादी कर दूंगी। चलो, किसी गरीब लड़की का भला ही हो जाएगा। जिस जायदाद पर इस बदतमीज सलमा ने ऐश करना है, किसी गरीब घर की लड़की आकर चंद दिन आराम की जिंदगी बसर कर लेगी। इस मामले में मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। खैर, मैंने अपनी कामवाली से कह दिया था कि मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए। मैं विक्की की शादी करना चाहती हूँ। मेरी मुलाजमा भी हैरान हो गई। वो कहने लगी, बाजी आपको क्या हुआ है? आपको तो पता है कि विक्की साहब ठीक नहीं है, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? मैं बोली, मुझे पता है कि गुर्बत बहुत बुरी चीज है। गुर्बत तो अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर कर देती है। तुम बस ऐसा करो कि अपने जानने वाले घरों में ये बात पहुंचा दो कि मालकिन का बेटा पागल है जिसकी वो शादी करना चाहती है। उसने हामी भर ली थी।
3-4 रोज गुजरे थे कि मेरी मुलाजमा मेरे पास आकर बैठ गई। वो कहने लगी, बाजी, आप तो बड़ी दूरंदेश निकली हैं। मैं बोली, वो कैसे? तो मुलाजमा ने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है, अब वो अपनी यतीम बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा पागल है। तो वो कहने लगी, मुझे मंजूर है, कम अज कम मेरी बेटी को 2 वक्त की सुकून की रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो वो सुबह शाम अपने भाइयों की छितर खाती है और अपनी भाभियों के जूते साफ करती है, तब कहीं जाकर उसको रोटी मिलती है। मैं ये बात सुनकर उस बच्ची के लिए परेशान हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तो मुझे आज शाम उनके घर ले चलो। मुलाजमा ने पहले ही लड़की वालों को इत्तला कर दी थी। शाम में मैं घर में किसी को भी बताए बगैर मुलाजमा के साथ निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए थे। मैं तो ये देखकर सोच में पड़ गई थी कि इस तरह की तंगो तारीख जगहों पर लोग कैसे गुजारा करते हैं। छोटा सा घर था जिसमें छोटे छोटे 3 कमरे बने हुए थे। मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैंने लड़की की वालदा से कहना शुरू किया कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए बीवी की तलाश है। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दौलत, आराम, आसाइश सब कुछ मिलेगा आपकी बेटी को। बस ये है कि मेरी बेटी को कोई साथी मिल जाए तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में तन्हा नहीं है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। औलाद के गम से और उसकी तकलीफ से बड़ा कोई भी गम नहीं है। मैंने कहा, आप अपनी बेटी को लेकर आए। जब सना को मेरे सामने लाया गया तो मैं ये देखकर हैरानी रह गई थी कि वो भी तहाशा खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी कम थी, यही कोई 18-19 बरस की होगी। उसके चेहरे से ही मासूमियत टपकती थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो थोड़ी ही देर मेरे पास बैठी और फिर उठकर चली गई थी। फिर सना के दोनों भाई आकर बैठ गए थे। वो कहने लगे कि आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा बेटा जहनी तौर पर माजूर है। तो वो कहने लगे, ठीक है, हमारी बहन कम उम्र है और खूबसूरत भी है, हम ऐसा कैसे आपके पागल बेटे के लिए अपनी बहन का रिश्ता दे दें। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई थी और बोली थी कि आपकी मर्जी नहीं है। तो सना का बड़ा भाई कहने लगा, मैं अभी बाहर गली से गुजर कर आया हूँ। बाहर आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी है जिससे आपकी हैसियत का बखूबी इल्म होता है। तो क्या आप लोग मेरी प्यारी सी बहन को यूं ही ले जाएंगे? मैं बोली, आपको क्या चाहिए? सना का छोटा भाई बोला, आप हर महीने हमें कुछ रकम दे दिया करें, क्योंकि अम्मी बीमार रहती हैं और हम दोनों भाई भी इतना कोई खास कमाते नहीं हैं। चलो अम्मी के लिए दवाई हो जाया करेगी। मैं बोली, हाँ जी बताएं, कितनी रकम चाहिए? तो सना का बड़ा भाई कहने लगा, हर महीने 50,000 रुपए दिया करें। इसके अलावा सना के हक महल में 5 लाख रुपए और एक गाड़ी और एक घर भी हो जाए तो बेहतर है। घर सना का होगा मगर उसमें हम रहेंगे। मैंने उनकी ये सारी बातें मान ली थी। मैंने कहा, मुझे हर बात मंजूर है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। वो दोनों भाई हैरान रह गए थे और एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, अगर आप हमें किसी कारोबार में अच्छी सी नौकरी दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, ठीक है, आपका ये काम भी हो जाएगा। मैं अगले जुमे को आकर अपनी बहू को ले जाऊंगी। वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। उनके चेहरों से ऐसा ही लगता था जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन दोनों के जाने के बाद सना की वालदा कहने लगी, बहन माफ कर दीजिए मुझे तो किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, मगर ये मेरे बेटे हैं, इनको तो मेरी बेटी सोने की मोहरे लगती है। अगर इनके पास रहे तो सोने के अंडे दे और अगर बाहर चली जाए तो सोने के भाव फरोख्त हो जाए। यहाँ घर में तो वो अपनी बीवियों के काम करवाते थे, अब जब बहन चली जाएगी तो इसके जरिए से पैसे खाएंगे। उन दोनों ने तो सना को फरोख्त ही कर दिया है। इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों न गई। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहे, मुझे पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सना की वालदा खामोश हो गई थी। मैंने घर जाकर दानियाल को बताया कि मैं विक्की की शादी करने लगी हूँ, तो वो भी हैरानी रह गया था। अम्मी आप क्या कह रही हैं? तो मैंने उसे कहा, मैं रिश्ता भी मांग आई हूँ, लड़की बहुत प्यारी है और कम उम्र भी, विक्की को खुश रखेगी। तो दानियाल कहने लगा, अम्मी वो लड़की तो विक्की को खुश रखेगी, मगर लड़की का क्या बनेगा? क्या उसको विक्की खुश रख पाएगा? ये वही सवाल था जिससे मैं बहुत खौफ खाती थी। मैं खामोश हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि इस शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैं जान गई थी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सादगी से निकाह हुआ और मैं सना को रुखसत करके अपने घर ले आई थी। वो बड़ी खामोश सी लड़की थी, नजरें झुकाकर बैठी थी। मैं उसको विक्की के कमरे में छोड़कर जाने लगी तो उसने खौफ भरी निगाहों से मुझे देखा था और कहा, आंटी
मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? उसके सवाल पर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं विक्की को जानती थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मैं अपने कमरे में आ गई और सारी रात आंखों ही आंखों में बीत गई थी। सुबह में उठकर विक्की के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि नई नवेली दुल्हन का चेहरा नीलो नील था। मैं बोली, ये सब क्या है सना? तो उसने रोते हुए विक्की की जानिब इशारा कर दिया था। मेरा कलीजा ही मुंह को आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने उसको दिलासा दिया और कहा, फिक्र न करो, विक्की ठीक हो जाएगा। मेरा विक्की ऐसा नहीं है। तो उस लड़की ने सर हिला दिया था। फिर वो किचन में चली गई और घर भर के लिए नाश्ते बनाने लगी। मैंने उसको रोक दिया था। मैंने कहा, ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। घर में मुलाजमीन है, वही ये सब काम करेंगे। तुम बस आराम करोगी और खाओगी पियोगी। सना मुस्कुरा दी थी। अभी घंटा भर ही गुजरा था कि सना की दोनों भाभियां हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़कर हमारे घर आ मौजूद हुई थी। वो बड़ी हसरत से घर को चारों तरफ से देख रही थी। मैं तो बड़ी घबरा गई थी कि अगर उन्होंने सना के चेहरे की जानिब देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मगर हैरत तो मुझे तब हुई थी जब उन्होंने एक बार भी सना से उसके चेहरे के मुतालिक नहीं पूछा था। उन्हें तो बस अपना ही लालच खाया जा रहा था। बड़ी भाभी सना के कान में घुसकर कहने लगी, तुम्हारी सास हमें नाश्ता लाने पर क्या तोहफा देगी? मैं ये सब बातें सुन चुकी थी, मगर मैंने यही जाहिर किया कि मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। खैर, वो दोनों जाने लगी तो मैंने लिफाफे में कुछ पैसे रखकर उन्हें दे दिए थे। मुझे पता था वो इसी में बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी बहू सलमा मुझसे कहने लगी, आंटी, आपको मैंने कहा था ना कि विक्की की शादी ना करें। अब रोज इस लड़की का यही हाल हुआ करेगा। दानियाल भी बोल रहा था कि अम्मी, आपने विक्की की शादी करके अच्छा नहीं किया। तभी सना बोली, आप दोनों मेरे शौहर के बारे में ऐसा मत कहें। वो जैसा भी है तो मेरा शौहर। मैं अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जहां वो दोनों हैरान रह गए थे, वहां मैं भी शर्जदा रह गई थी। अब तो ये रोज का ही मामूल बन गया था। हर सुबह जब सना कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर रात की अजियत साफ दिखाई देती थी। मैंने एक दो बार विक्की को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा था कि अगर तुम अपनी बीवी को मारोगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, तुम फिर से तन्हा रह जाओगे। तो विक्की मजीद गुस्से में आ जाता। वो चीजें उठा उठाकर पटकने लगता था और कहता था कि कोई उसको नहीं लेकर जा सकता। मैं विक्की से कहती कि तुम्हारे गुस्से से डरकर भाग जाएगी तुम्हारी बीवी। तो विक्की कानों को हाथ लगाकर सॉरी सॉरी करता, मगर उसके रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं सना घर छोड़कर न चली जाए। इसीलिए जब जब विक्की सना पर हाथ उठाता, मैं उसके घर वालों के लिए भारी तोहफे भिजवा देती थी। कभी फ्रीजर ले दिया तो कभी टीवी ले दिया, हत्ता कि मैंने उनके घर में एसी तक लगवा दिया था। ये सब मैं इसलिए कर रही थी कि अगर सना अपने घर वापस जाना भी चाहे तो उसकी लालची भाभियां उसे मेरे पास ही रहने पर मजबूर कर दे। सना खामोश सी रहती थी, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है सना? तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, आंटी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है। मैं आपको बता नहीं पाती थी कि कहीं आप ये न कहें कि इसके घर वालों ने मरीज लड़की हमारे पल्ले डाल दी है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे उल्टियां आ रही हैं और चक्कर आ रहे हैं। सना की बात सुनकर मुझे कुछ शुबा हुआ था। मैं बोली, विक्की तुम्हारे पास कभी आया था क्या? तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लगता है कि तुम उम्मीद से हो। मैं सना को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगी तो वो बोली, आंटी, मैं अपनी भाभियों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी भाभियां हमेशा एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी और मैंने सोचा था कि जब कभी मुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी तो मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मैं मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभियों से भी ज्यादा अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगी, इस बात की तुम फिक्र न करो। तो मेरी बात सुनकर सना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आंटी, ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। अगर आप मान लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा कि बच्ची की एक ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा। क्या पता अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और सच में ये खबर मुझे मिल जाए कि मेरी बहू हमारे घर का वारिस जनने वाली है। मैं सना को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने इस खबर की तस्दीक कर दी थी। वो कहने लगी, ये बात सच है कि सना उम्मीद से है। फिर तो यही हुआ था कि मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मैं खुशी से सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी बहू का माथा चूमा था। मैं बोली, सना,
तुम बहुत भागों वाली हो। तुम मेरे घर का वारिस पैदा करने वाली हो। अब विक्की के हिस्से की सारी जायदाद मैं अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं किसी ऐसे इंसान को विक्की के हिस्से पर ऐश नहीं करने दूंगी जो उसे पागल खाने भिजवाना चाहता था। सना ने सर हिला दिया था। उसने अपने मुंह से कोई जुमला अदा नहीं किया था। मेरी बहू को तो ना पैसे का लालच था और ना ही जायदाद का। वो तो बड़ी सीधी साधी सी लड़की थी। ये तो उसके घर वाले थे जो उसे कैश करवा रहे थे। सना को इस दुनिया में सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के साथ सरोकार था, मगर विक्की अब भी सना पर हाथ उठाता था। मैं इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहती थी कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। इसका हल मैंने ये निकाला था कि मैं सना को अपने कमरे में लिटाने लगी थी। मैंने उससे कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रहोगी। इस बात पर विक्की ने बहुत हंगामा किया था, मगर मैं उसकी सुनने वाली नहीं थी। मैं अपनी बात पर पक्की रही थी और आहिस्ता आहिस्ता विक्की को भी सब्र आ ही गया था। एक दिन सना बड़ी परेशान सी बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है सना? सना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं। मैंने जब इसरार किया तो सना बोली, भाभी सलमा मुझे कह रही थी कि तुम अपने बच्चे को जाया करवा दो। पागल शख्स का बच्चा भी पागल होगा। इतना कहकर सना फूट फूट कर रो दी और मेरे गले लग गई थी। मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र न करो। सलमा तो तुमसे जलती है क्योंकि उससे पहले तुम घर का वारिस पैदा करने जा रही हो। मैंने सना को बहुत दिलासे दिए थे, मगर मेरा अपना दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे सलमा से बहुत खतरा महसूस होता था। यही डर लगा रहता था कि सलमा सना के बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। मैंने घर में हुक्म दे दिया था कि सलमा के सामने सना का खाना भी नहीं पकेगा। छुप छुपाकर खाना सना के कमरे में भेज दिया जाएगा। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मैंने इसका यह हल निकाला कि मैं विक्की की सारी जायदाद पहले से ही सना के नाम कर देती हूँ। सलमा तो इसलिए सना के बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी ना कि अगर वारिस पैदा हो गया तो जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। मैंने पहले ही विक्की की जायदाद सलमा से कोसों दूर कर दी थी ताकि अब उसका ध्यान बच्चे की जानिब ना जाए। मैंने वकील से यहां तक लिखवा दिया था कि अगर सना को कुछ हो गया एडी सेंटर को मुंतकिल कर दी जाए। इस फैसले के बाद कहीं जाकर मैं मुतमईन हुई थी। आज बहुत अरसे के बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। मैं खूब सोई थी, मगर रात के आखिरी पहर अचानक से मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठ बैठी ताकि तहज्जुद की नमाज अदा कर सकूं, मगर ये देखकर दंग रह गई कि सना तो अपने बिस्तर पर मौजूद है ही नहीं। मैं बड़ी घबरा गई कि वो बच्ची कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर हल्की सी रोशनी छत के ऊपर बने विक्की के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गई थी। विक्की के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो मंजर देखकर मैं शर्मदा रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सना ऐसा भी कर सकती है। आज उसने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी थी। अब इस बात का अंदाजा तो मुझे बखूबी हो गया था कि सना मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही है। मैं उस वक्त अपनी बहू से कुछ भी न कह सकी थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे नहीं इल्म कि मेरे वापस आ जाने के बाद उन दोनों मियां बीवी में क्या मामला हुआ हो। फजर की अजान से पहले पहले सना कमरे में वापस आ चुकी थी, मगर मैं तो सोती बन गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सना को बहुत उदास पाया था। उसका चेहरा नील के निशानात से भरा पड़ा था। मैं बोली, सना तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो वो रोने लगी और बोली, हाँ जी, रात जब आप सो गई थी तब विक्की आपके कमरे में आया था। वो मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। मैं विक्की के साथ जब उसके कमरे में गई तो उसने मुझ पर तशद्दुद कर दिया। मैंने कहा, तुम क्यों गई थी उसके साथ जब मैंने मना किया था? तो वो बोली, हाँ जी, शौहर तो औरत का मिजाजी खुदा होता है ना। मैं विक्की की बात को रद्द नहीं कर सकती। वो मेरे लिए बहुत अहम है। अगर हालात कुछ और होते तो मैं सना की बातें सुनकर उसके वारी सदके जाती, मगर अब मैं सारी हकीकत जान गई थी। बस मैं वक्त आने पर ही ये सब कुछ खोलना चाहती थी। अभी मैं ये नहीं चाहती थी कि सना परेशान हो और मेरे होने वाले पोती की सेहत पर बुरा असर पड़े। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया था। बातें करते करते ही मुझ पर गुनूदगी छा गई थी। मैंने सबसे माजरत कर ली और उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं न जाने कितनी देर सोती रही थी जब मेरी आंख बाहर से आने वाले शोर को सुनकर खुली थी। मैं बाहर निकली तो एक अजीब मंजर ने मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा बेटा दानियाल मेरे सामने खड़ा कह रहा था,
अम्मी, आपकी बहू हमारी अलमारियों में बंद तमाम जेवरात ले गई है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर ढह गई थी। फिर बड़ी हिम्मत करके मैं विक्की के कमरे में गई। वहां साइड टेबल पर खुलानामा पड़ा था। नीचे एक कागज भी पड़ा था जिस पर लिखा था, आंटी, आप एक अच्छी खातून हैं, इसीलिए आपको सब कुछ सच बताकर जा रही हूँ। आपने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करके बहुत जुल्म किया था मुझ पर। मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मैं उसको कभी दिल से कबूल ही नहीं कर सकती थी। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया था, मगर मैं अपनी सारी उम्र ऐसे तो नहीं बिता सकती थी ना। मेरे आशिक अकरम ने मुझसे कहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम लगवा लो, इस शादी का फायदा तो उठाओ। फिर जैसे जैसे अकरम मुझे कहता गया वैसे वैसे मैं करती गई। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप से ऐसे निशानात बना लिया करो जैसे विक्की तुम पर तशद्दुद करता हो। मैंने उसकी ये बात मान ली। ये चीज मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई थी। आप मुझे और ज्यादा प्यार करने लगी थी। खैर, विक्की को तो मैंने शादी की पहली रात ही डरा दिया था। वो मुझसे दूर दूर रहता था। उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मुझसे बात कर ले। खैर, मैं हामला भी नहीं थी। आपने जायदाद मेरे नाम लगवा दी, आपका शुक्रिया। अब मैं अकरम के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगी। ये खत पढ़कर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैंने कल रात खुद सना को विक्की के कमरे में देखा था। वो चेहरे पर मेकअप से निशानात बना रही थी। मैं उसकी हकीकत जान गई थी, मगर अपने पोते की वजह से खामोश हो गई थी। मगर पोता तो कहीं था ही नहीं, वो तो झूठ था। सना ने हम सबको नाश्ते में नींद की दवा मिला कर दी थी। जब हम सब सो गए तो उसने आराम से अपनी कार्रवाई कर ली थी। दानियाल कहने लगा, अम्मी, आपको शादी की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं बोली, सलमा ने मुझे बताया था कि विक्की ने नाजिश की गुड़िया को पकड़कर उससे कहा था कि ये मेरी दुल्हन है। सलमा डर गई थी कि इस तरह मेरी बच्ची के जहन पर मनफी असर पड़ेगा। इसीलिए सलमा ने मुझसे कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे जाने से रोक दिया था और सोच लिया कि विक्की के लिए दुल्हन लेकर आऊंगी। दानियाल कहने लगा, अम्मी, ऐसे हालात में विक्की के लिए दुल्हन नहीं बल्कि गुड़िया लानी चाहिए थी। आपने बहुत गलत किया। मैं खामोश हो गई थी। विक्की का हिस्सा तो सना ले उड़ी थी। अब मैं और विक्की दानियाल पर बोझ बन गए थे। मगर वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। उसने हम दोनों को सर आंखों पर बिठा रखा था। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना की होती। एक गैर लड़की से तो बेहतर था कि विक्की की जायदाद पर मेरा दानियाल ऐश करता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।